मेरी लैक्स में रैंक आई थी, मेरा जेई मेंस भी नहीं निकला था, फिर मैंने ड्रॉप भी किया, उसके बाद भी मेरा जेई मेंस क्लियर नहीं हुआ। वहाँ पर जाके मैंने सोचा यहाँ पे प्लेसमेंट तो होनी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, तब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, तो मैं कोडिंग करूँ तो करूँ कैसे। मैंने डीएससी 4th ईयर में आके स्टार्ट की थी, मतलब तब भी इतनी ज़्यादा नहीं की थी, मैंने धीरे धीरे मीडियम क्वेश्चन उठाने स्टार्ट किए, नहीं हो रहे थे, तब पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा था। स्टार्ट कर सकते हो, रिजेक्शंस भी आएंगे, पर आपको रिजेक्शंस आ रही है तो आप समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। फिर फेसबुक डबलिन से कॉल आया इंटरव्यू का, अभी माइक्रोसॉफ्ट में आके, मतलब उन्होंने उनको कार्ड लेनी थी जब हम पढ़ रहे थे, पर उन्होंने अपना वो सपना भी सेक्रीफाइस कर दिया था और कार्ड नहीं ली थी। सो देन जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया एंड आई सेव्ड सम अमाउंट ऑफ मनी, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को एक कार गिफ्ट की। Hi guys, I'm Nishant Sahar, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक काफ़ी अमेजिंग पॉडकास्ट हमने सिमरन के साथ अभी रिकॉर्ड कर लिया है एंड उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, लाइक हाउ शी स्टार्टेड कोडिंग। उनके पास लैपटॉप नहीं था व्हेन शी वाज इन कॉलेज, तो लोग बहाने बनाते हैं ना कि यार मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है। शी इज़ करेंटली वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट एंड एट द स्टार्ट शी डिडंट इवन हैव अ लैपटॉप। उसके बाद उन्होंने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। हमने जीसॉक के बारे में बात करी, ओपन सोर्स के बारे में बात करी, डीएसए के बारे में बात करी, लिंक्डइन के बारे में बात करी। तो बहुत सारी चीज़ें हमने करी हैं डिस्कस इस वाले पॉडकास्ट में, तो इसको ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, नोट्स बना लेना साथ साथ। एंड इस वाले पॉडकास्ट का लाइक एम रखते हैं भाई हम 5000 लाइक्स, ठीक है। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं सिमरन का, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिमरन, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे? Hi everyone, I am currently working as SE2 at Microsoft. सो थैंक यू निशांत, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। सो आज मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी, कैसे एक टियर 3 की लड़की जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो माइक्रोसॉफ्ट में होगी। जब मैं 11th में थी तब मैंने सोचा कि सब जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे और मुझे मैथ और साइंस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। स्टार्टिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो फिर मैंने जेई का स्टार्ट किया प्रिपेयर करना। तो द रिजल्ट्स वर नॉट दैट गुड, मतलब मेरी लैक्स में रैंक आई थी, मेरा जेई मेंस भी नहीं निकला था। सो तब एज अ लूज़र लगा था कि अब कुछ अच्छा तो आगे नहीं हो पाएगा। मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी, तब भी मेरे फादर ने कभी भी स्टडीज़ के लिए पूरा का पूरा मतलब सपोर्ट किया, और मुझे जितनी बार मैंने बोला कि जेई की ये कोचिंग करनी है वो भी करवाई। फिर मैंने ड्रॉप भी किया, उसके बाद भी मेरा जेई मेंस क्लियर नहीं हुआ। सो उस टाइम आप सब सोच सकते हो कि मतलब कैसा मुझे फ़ील हुआ होगा, एकदम मैं लूज़र की तरफ फील कर रही थी। तब मैंने सोचा कि चलो मतलब अब कॉलेज छोड़ ही देते हैं। तब माय फादर सोड ऑफ कि नहीं, यू गॉट अ गुड रैंक इन यूपी एग्ज़ाम, सो आई एंटर्ड अ प्राइवेट कॉलेज। मैंने अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। वहाँ पर जाके मैंने सोचा यहाँ पे प्लेसमेंट तो होनी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है। सो आई परचेज कैट बुक्स कि अब तो आईआईटी नहीं हुआ, बट आईआईएम ट्राई करूँगी कि 4th ईयर के बाद सीधा कैट हो जाए। सो तब मेरा ये एम था। पर सेकेंड सेमेस्टर में जब मैं गई तो वहाँ पर काफ़ी सारी कोडिंग क्लासेस स्टार्ट हुई थी नई नई, तो मैंने जावा क्लासेस ज्वाइन करी। तो वहाँ से मेरी एग्जैक्टली जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कोडिंग में। 11th-12th में भी मैं C++ में कोड करती थी, पर जेई की प्रिपरेशन की वजह से इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। और मेरे बोर्ड्स में इनफैक्ट कंप्यूटर में हाईएस्ट ही नंबर आए थे, बिकॉज मुझे तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी कोडिंग। सो रिज्यूम मैंने अपनी जर्नी करी जब सेकेंड सेमेस्टर में थी मैं कॉलेज की, तो जावा वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया। तब मैं डेवलपमेंट स्किल्स में ज़्यादा फोकस करती थी। तब मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, सो मैं कोडिंग करूँ तो करूँ कैसे। तो वहाँ पर मैं सारे स्टूडेंट्स के पास जाती थी हॉस्टल में कि किसी के पास लैपटॉप हो प्लीज़ दे दो, मुझे कोडिंग करनी है, मुझे ये असाइनमेंट सॉल्व करना है, मुझे कुछ चीज़ें नई ट्राई करनी है। तो वहीं से मेरी कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने अपनी कोडिंग काफ़ी इंप्रूव करी सेकेंड सेमेस्टर में। ओके तो यार हम करंटली काफी अनसर्टेन टाइम्स में चल रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डाउन टर्न चल रहा है, और अगर तुम सोच रहे हो कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने का फ्रॉम यूएस, तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक काफी अमेजिंग न्यूज है। लीप एडवांटेज इन पार्टनरशिप विद केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग अ वेरी यूनिक मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम एंड इट इज एक्चुअली वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। एंड जो तुम्हारी ट्यूशन फीस है उसमें से तुम अप टू 30% सेव कर सकते हो विद लीप एडवांटेज। अभी एक हाइब्रिड मॉडल है। इसका क्या मतलब है, तुम एक सेमेस्टर इंडिया से कर रहे होगे एंड बाकी 3 सेमेस्टर तुम जाके एक्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होगे, प्लस यू कैन वर्क पार्ट टाइम फ्रॉम इंडिया व्हाइल यू आर स्टडिंग, एंड इससे तुम्हारी कॉस्ट और थोड़ी सी कम हो जाती है एंड तुम थोड़े बहुत और पैसे अपने लिए सेव कर सकते हो। CWRU यूएस के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है एंड ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए काफी टेक में अपॉर्चुनिटीज ओपन कर देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। एंड एवरेज सैलरी जो एक टेक ग्रेजुएट की इन यूएस इज अराउंड $100K। एंड लीप एडवांटेज का तुम्हें 2 ऑप्शंस मिलते हैं, तुम कोर्स बेस्ड या रिसर्च बेस्ड मास्टर्स चूज कर सकते हो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एआई या साइबर सिक्योरिटी जैसे डिमांडिंग स्किल्स में भी तुम स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि तुम्हें यहाँ पे GRE, GMAT या किसी भी इंग्लिश एग्जाम की जरूरत नहीं है, ठीक है। उससे तुम्हारी टेस्ट की कॉस्ट
कॉस्ट भी बच जाती है। अदर देन द रिसोर्सेज एट CWRU तुम्हें पे फैकल्टी से मेंटरिंग एंड ट्यूटरिंग भी मिल रही होगी एंड लीप टीम से तुम्हें वीजा मेंटरशिप एंड सॉफ्ट स्किल्स में भी ट्रेनिंग मिल रही होगी। एनरोल करते ही तुम्हें डिपार्टमेंट मेंटरशिप एंड US इंटर्नशिप का तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा जो तुम्हारी प्रोफाइल को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। प्लस तुम 3 ईयर ऑप्ट वीजा के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे क्योंकि ये कोर्स एक स्टेम डिग्री है एंड पोस्ट कंप्लीशन तुम अपना करियर US में स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक ये काफी सेफ ऑप्शन है जो जाके US में अपना काम वगैरह करना चाहते हैं एंड इसके अलावा अपना एक ग्लोबल एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं विद लिमिटेड फंड्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। बाकी डिटेल्स के लिए यू कैन चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड अपने लिए एक फ्री काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो विद वन ऑफ द लीप एक्सपर्ट्स एंड स्टार्ट योर जर्नी टुडे। तो यार एक तो हम ना किसी भी एक एग्जाम से अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा जोड़ लेते हैं। जैसे अभी सिमरन ने बोला कि जेई नहीं क्लियर हुआ तो आई फेल्ट लाइक अ लूजर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए लाइक इन जनरल ना, क्योंकि एक वो जस्ट एग्जाम था, हो सकता है तुम्हारा उस दिन ही अच्छा ना हो सकता है जो तुम्हें लाइक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें कंप्यूटर्स में तो इंटरेस्ट है या फिर इंजीनियरिंग में तो इंटरेस्ट है बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इतनी ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आती या फिर इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलरली अगर तुम्हारा कोई एक चीज़ अच्छी नहीं गई तो हम सीधा एक दूसरे डिसीजन पे जंप कर जाते हैं कि यार चलो जेई नहीं हुआ चलो MBA कर लेते हैं सीधा सीधा, जबकि हम इंजीनियरिंग हमने ज्वाइन कर ली है, हम उसको एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं कि चलो एक बार देख तो लें कि लाइक लाइफ कहाँ लेके जा रही है। हमने पहले ही सोच लिया कि चलो छोड़ो ये सब, कैट की प्रिपरेशन करते हैं। बट सिमरन ने एक अच्छा डिसीजन लिया उसके बाद जब उनको लाइक समझ आया कि हाँ कोडिंग तो मेरे को पसंद थी स्टार्टिंग से एंड अब कोडिंग वाली क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो सिमरन जैसे आपने बताया कि आपके पास लैपटॉप तो था नहीं फर्स्ट ईयर में एंड उसके बाद आपने लाइक कोडिंग वगैरह करनी स्टार्ट करी, तो ये डेवलपमेंट वाली पूरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी? सो सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ी बहुत स्टार्ट हो गई थी, पर लेकिन एग्जैक्टली थर्ड सेमेस्टर में हमारा R&D सेंटर है कॉलेज का, सॉफ्टवेयर इंक्यूबेटर, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं और उनको कॉलेज प्रोजेक्ट्स और कुछ आउटसोर्स प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। तो वहाँ पर पूरे कॉलेज में सिर्फ 13 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, तो आई वॉज वन ऑफ देम, और सिर्फ पूरे कॉलेज से 3 गर्ल्स थी उसमें। तो वहाँ से मेरी कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पर तब मेरे 2 सीनियर्स थे जिनका गूगल समर ऑफ कोड्स क्रैक हुआ था, तो ओपन सोर्स का काफ़ी ज़्यादा कल्चर था कोडिंग का वहाँ पर, तो वहीं से मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई और मैंने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। पहला मैंने कंट्रीब्यूशन सिस्टर्स में किया था, अनीता बौर का ऑर्ग है उसका प्रोजेक्ट है सिस्टर्स में, उसमें कंट्रीब्यूट किया था। देन उसके बाद मैंने फॉस एशिया में कंट्रीब्यूट किया एंड मोजिल्ला में भी कंट्रीब्यूट किया। तो मैंने भी सोचा था कि मैं गूगल समर ऑफ कोड्स क्रैक करूँगी, बिकॉज तब ये था कि गूगल समर ऑफ कोड्स क्रैक करो तो गूगल का रेफरल भी मिलता है और आपके रिज्यूमे भी अच्छा हो जाता है। तो मुझे कोडिंग तो पसंद थी भी और करने में मज़ा भी आता था, तो यहाँ से मेरी ओपन सोर्स जर्नी स्टार्ट होती है। ओके तो अब काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि ओपन सोर्स एग्जैक्टली क्या होता है, जीसॉक क्या होता है, तो सिमरन आप थोड़ा बताओगे लाइक जीसॉक एग्जैक्टली क्या है, मतलब इसमें क्या करना होता है एंड ओपन सोर्स किस चीज़ को कहते हैं? ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो हम मतलब फॉर द गुड, कोड फॉर द गुड वी कैन से, मतलब सारे डेवलपर्स वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूट करते हैं अपना टाइम निकाल के और नई नई चीज़ें भी सीखते हैं। जैसे आप क्या कहते हैं, काफ़ी कंपनीज ने भी अपने प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स कर रखे हैं, काफ़ी लाइब्रेरीज। तो वैसे ही 2 ऑर्गेनाइजेशन थी, सिस्टर्स और फॉस एशिया, जिस पर मैंने मेनली कंट्रीब्यूट किया था एंड मैंने मोजिल्ला में भी कंट्रीब्यूट किया है। मोजिल्ला तो काफ़ी फेमस ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन और उनके रूल्स भी बहुत ज़्यादा टफ होते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो गूगल समर ऑफ कोड्स गूगल का एक प्रोग्राम है जिसमें हर समर इंटर्नशिप टाइप का ही होता है। इसमें आपको एक प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल डालना होता है कि आप इन 3 महीनों में क्या करोगे, कि कहाँ से कहाँ तक प्रोजेक्ट को क्या कंट्रीब्यूट करोगे, तो एक प्रपोजल डालना होता है। तो उसके बेसिस में आपका सिलेक्शन होता है और पहले थोड़ी बहुत PRs करनी होती है, पुल रिक्वेस्ट, ताकि मतलब उनको लगे कि आपको कोड बेस की नॉलेज है और आप स्टार्टेड हो चुके तो आप प्रोजेक्ट कर लोगे। इसीलिए मुझे भी गूगल और समर ऑफ कोड्स करना था। देन फिर मैंने फॉस एशिया में प्रपोजल डाला गूगल समर ऑफ कोड्स का और सिस्टर्स में भी डाला, दोनों में डाला। तो नहीं हुआ था मेरा जीसॉक, बिकॉज मे बी प्रपोजल का इशू था या कुछ भी इशू था, नहीं हो पाया था मेरा जीसॉक में। आई वॉज अगेन डिसहार्टेंड। पर तब मुझे और भी ओपन सोर्स एग्ज़ाम्स के बारे में नहीं, मतलब ओपन सोर्स और भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में नहीं पता था। फिर मैंने और एक्सप्लोर किया तो मुझे फॉस एशिया में ओपन सोर्स इंटर्नशिप का ऑफर हुआ, तो मैंने वहाँ पर 3 मंथ्स इंटर्नशिप की थी। उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीट होने में दे इनवाइटेड मी टू द इवेंट एज वेल, जो हैदराबाद में हुआ था। वहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को बताया हाउ टू कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स। तो फिर वहाँ पर भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा ओपन सोर्स से, कि कोडिंग स्टाइल्स कैसे होने चाहिए, नेमिंग कन्वेंशन, जो बच्चे मतलब आप कंपनी ज्वाइन करने के बाद सीखते हो, वो मैंने ओपन सोर्स के थ्रू ही सीख लिया था। मेरी गिट बहुत अच्छी हो गई थी,
जो बहुत एसेंशियल है जब भी आप कंपनी ज्वाइन करते हो। Right. फिर कैसे कोडिंग स्टाइल्स बहुत अच्छे हो गए थे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से। सो जीसॉक में एक मॉनेटरी बेनिफिट दिखता है लोगों को, पर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में भी उन्हें ये बेनिफिट दिखना चाहिए कि आप काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो इन कॉलेज ओनली, तो आपके लिए आगे आपकी डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इनफैक्ट आप गूगल सर्वर ऑफ कोड्स की वेबसाइट में जाके वहाँ के प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हो ओपन सोर्स के। किसी को पाइथन में इंटरेस्ट है तो पाइथन के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर लो, जावा में इंटरेस्ट है जावा के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर लो, तो इससे आपकी नॉलेज काफ़ी इंक्रीज होगी और आपको पता चलेगा कि बड़े स्केल पे काम कैसे होता है। राइट राइट। तो अब इसमें एक चीज़ आती है कि जैसे जीसॉक के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन जनरल ओपन सोर्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, काफ़ी बड़े होते हैं, जो कोड बेस होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो आपने वो कोड बेस को कैसे समझने का ट्राई कैसे किया, कैसे आपने समझा, एंड उसके बाद आपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना कैसे स्टार्ट किया, उसके बारे में थोड़ा बताओगे? हाँ, सो प्रोजेक्ट्स काफ़ी बिग होते हैं, इट्स वेरी ट्रू। तो उसमें ऐसे फर्स्ट टाइप पीआरस होती है, ऐसे लेबल्स होते हैं कि फॉर फर्स्ट जॉइनर माइनर से चेंज होगा स्टार्टिंग में। तो आपको फर्स्ट बग्स उठाने हैं जो बहुत इजी हो, उसमें पीआर में फ़िल्टर लगाकर कि ये बग्स है, और इजी वाले स्टार्टिंग में मैंने उठाए। उसी में मैंने उनका कोडिंग स्टाइल समझा, एक दो पीआर अप्रूवल, पहली पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने में ही बस टाइम लगता है टू बी ऑनेस्ट। दूसरी तीसरी तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो उसी में मैंने फिर उनका कोडिंग स्टाइल सीखा। ऊपर से मेरे सीनियर्स भी थे कॉलेज में जो मेरी काफ़ी मतलब हेल्प भी करते थे और मेंटर भी करते थे, क्योंकि वो तो खुद ही उनका गूगल सर्वर ऑफ कोर्स हो रखा था। तो Right. वहाँ पर मैं कहूँगी कि कॉलेज का भी रोल था। सब मतलब ऐसे कहते हैं टियर 3 कॉलेज में जाकर नहीं होती है प्लेसमेंट, नहीं, कॉलेज वाले भी इनिशिएटिव्स लेते हैं कि उनके स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा कर पाए। इनफैक्ट मेरे कॉलेज के तो अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अच्छी अच्छी कंपनीज में हैं, बिकॉज उन्होंने भी कॉलेज में मेहनत करी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, मतलब जैसे जब तुम कंपनी में जाते हो ना, तो वैसे ही जाते तुम्हें कोई फीचर नहीं पकड़ाता है, तुम्हें पहले थोड़े बग्स वगैरह दिए जाते हैं ताकि तुम कोड बेस को समझ सको। तो सिमिलरली जब तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो वहाँ पे भी सेम चीज़ होती है, तुम्हें लाइक बिगिनर्स टैग मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द रेपोज में, तुम उससे स्टार्ट कर सकते हो, उससे तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आएगा कि ऐसे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। बाकी इसके अलावा पहले वाले जिन्होंने पीआर वगैरह रेज करे उन पीआर्स को तुम पढ़ सकते हो, उसे थोड़ा बहुत कोडिंग स्टाइल वगैरह देख सकते हो, एंड ऐसे तुम अपनी ओपन सोर्स की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। ओपन सोर्स की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आज तुम्हें डीएसए वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सिमरन ने अभी तक पूरी स्टोरी में कहीं पे भी डीएसए नहीं सीखा है। उन्होंने बेसिक थोड़ी बहुत डेवलपमेंट सीखी थी, एंड उसके बाद वो ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया था, एंड उसके बाद साथ साथ चीज़ें सीखी थी, राइट? यस। सो अभी निशान ने जैसे कहा डीएसए मेरी पूरी जर्नी बनी है। तब मुझे पता नहीं था कॉलेज में कि डीएसए करनी पड़ती है अच्छी कंपनीज में जाने के लिए। तब मुझे लगता था कि मैं डेवलपमेंट स्किल से अच्छी कर लूँगी, इसी से हो जाएगा मेरा। अवेयरनेस नहीं थी। हाँ। ये एक ड्रॉबैक था टियर 3 का कि आपको अवेयरनेस नहीं होती है। उस टाइम इतने वीडियोस भी नहीं आते थे। आई थैंक निशान कि अभी वो सबको अवेयर करते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है डीएसए। अगर उस टाइम आप होते तो शायद मैं जल्दी होती माइक्रोसॉफ्ट में। तो ये तो आपका सेकंड थर्ड ईयर का पूरा हो गया, आपने फोर्स एशिया में इंटर्नशिप वगैरह की, आपने काफ़ी सारे इवेंट्स में भी जाके बात करी, लोगों को सिखाया सीखा। अब फाइनल ईयर में आपकी प्लेसमेंट वगैरह कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी, उसके बारे में बताओगे थोड़ा? सो मैंने डीएसए फोर्थ ईयर में आके स्टार्ट की थी। मतलब तब भी इतनी ज़्यादा नहीं की थी, एप्टी वगैरह भी कर रही थी, क्योंकि कंपनीज कौन सी आती थी हमारे कॉलेज में, टीसीएस, इन्फोसिस। ये तो था कि इनमें तो नहीं जाना है, भले ही स्टार्टअप ज्वाइन कर लो क्योंकि एटलीस्ट सीखने को तो मिलेगा। तो फिर मैंने क्या कहते हैं वहाँ पे स्टार्ट की अपनी डीएसए जर्नी। थोड़ा बहुत गिग्स किया, पर स्टार्टअप्स के इंटरव्यू में मोस्टली वो लोग डेवलपमेंट स्किल्स में फोकस करते हैं। तो मेरा पहली कंपनी थी मेरी क्वेंच, जहाँ पे मैंने क्रैक की थी। तो क्वेंच बाद में एक्वायर होगी उसी टैनर से। तो आप समझ सकते हैं जब कोई भी स्टार्टअप एक्वायर होता है तो उसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे क्वेंच से ऑफ़र आया था, एंड देन एमईक्यू सॉफ्टवेयर से भी ऑफ़र आया था उस टाइम, बॉश से भी ऑफ़र आया था, एंड ग्रैपर्स एक और स्टार्टअप है उससे भी ऑफ़र आया था। बट मैंने क्वेंच ज्वाइन करी क्योंकि मुझे वहाँ का काम थोड़ा अच्छा सा लगा था। इस बेसिस पे ज्वाइन की थी। आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन एट दिस टाइम, बिकॉज वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। पर अभी भी मेरी जर्नी में मैं डेवलपमेंट स्किल्स ही इंप्रूव करूँ, अभी भी डीएसए इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे सैटरडेज़ भी आपको काम करना पड़ता था। तो मेरी ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई कि मैं सैटरडे को ऑफिस जाती थी 10 o'clock, फिर 12 बजे तक काम करती थी। फिर 12 बजे मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी डीएसए की, ताकि थोड़ा एक किक मिल सके डीएसए में, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके सब कुछ। तो 12 बजे बाद डीएसए की कोचिंग करती थी, 3 बजे तक कोचिंग करती थी, देन वापस मेट्रो पकड़ती थी, आती थी, फिर से ऑफिस करती थी और 7 बजे घर जाती थी सैटरडेज़ में। फिर संडे को तो
फिर संडे को भी मैं जो कोचिंग में पढ़ा था वही करती थी, मतलब और अपनी इम्प्रूव करती थी। तो ऐसे में ये से इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो गई। काफी स्ट्रगल, मतलब तुम सोच रहे हो पहले 5 दिन तो लगातार काम किया, फिर सैटरडे को भी वर्किंग है, वहां पे भी काम करना है, काम करने के बाद बीच में कोचिंग जाके वापस आके काम करना है। तो इतना आसान नहीं होता जब तुम्हें ट्रैवल भी करना पड़े, साथ में काम भी करना पड़े, ऑफिस का भी पढ़ना है, अपने लिए भी पढ़ना है। एंड शी स्टार्टेड एट 6 LPA, जो इनकी फर्स्ट जॉब थी दैट वाज एट 6, एंड अभी जो करंट है वो उससे बहुत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर तो हम नहीं बता सकते हैं, बट अभी तुम मानो कि बहुत ज़्यादा है उससे। सो फिर कोविड आ गया, तो अब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया। सो मेरा एक यंगर सिबलिंग है, जो एक काफ़ी अच्छे मेरे लिए सेट करता है गोल्स। ही वो मतलब वो उसने धीरूभाई अंबानी क्रैक किया, लेकिन उसका भी 4th ईयर स्टार्ट हो गया तब, तो उसकी भी प्लेसमेंट्स आ रही थी। तो तब हमने सोचा कि हम साथ में कोडिंग करेंगे। मुझे भी कंपनी स्विच करनी थी, उसे भी प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना था, तो हमने साथ में कोडिंग स्टार्ट करी। फिर हमने इंटरव्यू बिट बहुत अच्छे से किया, एंड देन लीड कोड भी बहुत अच्छे से किया। लीड कोड का डिस्कस सेक्शन इज़ द बेस्ट। मतलब अगर इंटरव्यू बिट का प्रॉब्लम उठा रही थी तो लीड कोड का डिस्कस सेक्शन जरूर देखती थी, क्योंकि मेरी जो अप्रोच है वो ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट हो, उसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है ये सब पूरा। तो लीड कोड का डिस्कस सेक्शन में मैंने यूज़ किया, मतलब उसका काफ़ी अच्छे से यूज़ किया। तो वहाँ पे मेरी धीरे धीरे डीएसए स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई थी। तो जब आपने डीएसए वगैरह प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो एग्जैक्टली आप क्या फॉलो कर रहे थे? मतलब कैसे क्वेश्चंस वगैरह कैसे पिकअप करते थे, क्वेश्चंस कैसे करते थे, कि कितना टाइम दे रहे हो क्वेश्चन को, कितनी देर बाद सॉल्यूशन देख रहे हो, उसके बारे में बताओगे थोड़ा? हाँ, सो जब मैंने डीएसए स्टार्ट किया तो फिर तब मैंने पहले तो मैंने इंटरव्यू बिट काफ़ी उस टाइम फेमस चल रहा था कि करते हैं, तो वहाँ पे टॉपिक वाइज होता है। टॉपिक वाइज था, तो पहले एरेज ही उठाए थे सबसे पहले मैंने। तो स्टार्टिंग में मैं इजी क्वेश्चन ही उठाती थी, तो इजी क्वेश्चंस तो चलो हो जाते थे। फिर मैंने धीरे धीरे मीडियम क्वेश्चन उठाने स्टार्ट किए, नहीं हो रहे थे तब पढ़ने के बाद भी नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि अब जो मैंने 10th क्लास में मेरी टीचर ने कहा था कि अपनी प्रॉब्लम्स को, सॉल्विंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, तो उस टाइम हमें मैथ्स में ये बताया जाता था कि अननोइंगली भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। तो मैंने प्रॉब्लम पढ़ ली, अब मैं अपनी डेली कोर्स में बिजी हो गई हूँ, पर वो प्रॉब्लम एट द बैक ऑफ द माइंड मेरी चल रही है। तो ऐसे ऐसे मैंने करके कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट करी। नहीं होती थी मैक्सिमम मैं आधा घंटा 1 घंटा दे देती थी, और या फिर सोच लिया कि चलो इसका सोल्यूशन कल देखते हैं, आज थोड़ा सा सोच लेते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मेरी इंप्रूव हुई। तो स्टार्टिंग में सोल्यूशन तो देखे थे टू बी ऑनेस्ट, पर लेकिन फिर ये नहीं कि सोल्यूशन बस एक देखा और रट्टा मार लिया, नहीं। तो लीड कोड डिस्कस में भी गई, वहाँ पर सारे सोल्यूशंस देखे, जो बेस्ट सोल्यूशन था मेरी अप्रोच मैंने देखी, लीड कोड सोल्यूशन की अप्रोच देखी, उनके बेस्ट सोल्यूशंस की। तो उससे मैंने कंपेयर किया कि मैं इसे और कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। तो फिर अगर आप एक क्वेश्चन को इतना टाइम देते हैं तो सिमिलर क्वेश्चंस भी आपसे इजीली हो जाते हैं, और वो क्वेश्चन भी आपको याद रहता है, मतलब कि इस क्वेश्चन में मैंने ये अप्रोच यूज़ की थी। और इंटरव्यूज़ में भी यही होता है, पहले आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच ही देनी होती है, फिर देन उसे ऑप्टिमाइज करके देना होता है। सो वही उसी टाइम, और मैं बोल के करती थी कोडिंग, स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इंटरव्यू में आपको अपनी अप्रोच समझानी भी होती है, सिर्फ क्वेश्चन करने से नहीं होता, यू हैव टू थिंक लाउड। सो आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट एज वेल, थिंकिंग लाउड वाली चीज़। तो इससे मतलब मैंने इंटरव्यूज़ और भी देते, जैसे गवर्नमेंट शैक्स का आया था, तो मेरी तब रिजेक्शन स्टार्ट हो गई थी, पर पता था कि चलो सिलेक्शन हो जाएगा और वेट भी नहीं करना पड़ेगा 1 साल के लिए कि अब दूसरी बार एग्ज़ाम नहीं। यहाँ पर ये है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, रिजेक्शंस भी आएंगे, पर आपको रिजेक्शंस आ रही है तो आप समझ जाओ कि आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होने वाला है। ग्रेट। तो इससे मेरे को एक चीज़ और याद आती है कि जैसे सिमरन ने मेरे को बताया, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल हमेशा से काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने फोसीशा में इंटर्नशिप वगैरह करी हुई थी, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज में भी पार्ट लेती रहती थी। तो जो नेटवर्किंग है एंड इन जनरल लिंक्डइन है, उसने आपको कैसे हेल्प करी और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में? सो लिंक्डइन इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। वहाँ पर आपको सबका पता चलता है कि कैसे किसकी क्या जर्नी थी, किसने क्या फॉलो किया। तो लिंक्डइन में अपनी स्टार्टिंग से नेटवर्किंग अच्छी रखी थी, अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करती थी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें लिंक्डइन से पता चली। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट ग्रेस हॉपर्स कॉन्फ्रेंस, जो अनीता पॉर्क ऑर्गेनाइज करती है। तो मैंने वहाँ वो ज्वाइन करी, और वहाँ पे सारी कंपनीज़ का कैरियर फेयर भी होता है और नेटवर्किंग सेशंस भी होते हैं। तो मैंने वो नेटवर्किंग सेशंस ज्वाइन किए। उसके थ्रू मुझे 2 कंपनीज़ की इंटरव्यू रिक्वेस्ट आई, माइक्रॉन एंड जेपी मॉर्गन चेज एंड को। तो जेपी मॉर्गन चेज एंड को और माइक्रॉन दोनों ही अच्छी कंपनीज थी। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया जेपी मॉर्गन चेज एंड को का और माइक्रॉन को, फिर दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद आई वॉज एबल टू स्विच
टू दैट कंपनी. सो मैंने JP Morgan Chase & Co ज्वाइन की एज अ SD2 ओनली, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. वहाँ पर मैं एज अ बैकएंड डेवलपर वर्क कर रही थी. ओके तो मतलब देखो तुम खुद, अगर तुम नेटवर्किंग के लिए कुछ इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, कॉन्फ्रेंसेज में पार्ट लेते हो, या फिर इन जनरल लिंक्डइन में अगर तुम अपनी प्रोफाइल को अच्छा करते हो तो तुम्हें रिक्रूटर्स वगैरह रीच आउट ज़रूर करेंगे. तो लिंक्डइन प्रोफाइल को थोड़ा अच्छा रखना है. जो भी अगर तुम कहीं पे भी इंटर्नशिप कर रहे हो, कोई एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, तो वो साथ साथ ऐड करते रहो. अपनी प्रोफाइल को थोड़ा अच्छा बनाओ, मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड करो, अप टू डेट रखो, ताकि अगर कोई रिक्रूटर तुम्हारी प्रोफाइल पे आता है तो उसे पता हो कि तुम अभी क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में. प्लस इसके साथ अपनी DSA स्किल्स पे काम करते रहो. अगर तुम्हें ओपन सोर्स पे इंटरेस्ट है तो ओपन सोर्स देख सकते हो. कोई भी डेवलपमेंट स्किल तुमने सीखा, फॉर एग्जांपल वेब सीखा, एंड्रॉइड सीखा या फिर iOS सीखा, उसके रिलेटेड तुम प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स ढूंढ सकते हो, उन पर कॉन्ट्रीब्यूट वगैरह करना स्टार्ट कर सकते हो. एंड जैसे सिमरन ने लाइक कमिंग फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज एक बहुत अमेजिंग कंपनी, ऐसी एक नॉर्मल कंपनी से ज्वाइन किया, देन शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट JP Morgan Chase, जो कि काफ़ी अमेजिंग कंपनी है, राइट. एंड उसके बाद अब शी इज़ करेंटली वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट. तो वो और जर्नी सुनते हैं कि JP Morgan Chase से हाउ शी इज़ करेंटली वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट. सो जब मैं JP Morgan Chase में थी, तो जैसे निशान ने कहा कि लिंक्डइन इंपॉर्टेंट होता है, तब भी मैं लिंक्डइन को बहुत मतलब इंपॉर्टेंट ऐप समझती थी. तो मैं उस पर अभी भी नेटवर्किंग करती थी, मुझे अच्छा भी लगता था करना. फिर क्योंकि नॉलेज काफ़ी इंक्रीज़ होती है आई गेस इन प्लेटफॉर्म से, तो मुझे फेसबुक डबलिन से कॉल आया इंटरव्यू का. तो ओके फिर मुझे लगा कि होगा तो नहीं, पर इंटरव्यू देने में क्या आ जाता है, बिकॉज पहले भी रिजेक्शन तो झेल ही रखी थी. सो फिर मैंने फेसबुक डबलिन का दिया. मेरे सारे राउंड्स क्लियर हो गए थे, बस एक जो लास्ट राउंड था वो एक और बार रिक्रूटर ने शेड्यूल किया. पर मतलब इतनी दूर जाने के बाद भी ये एक लास्ट राउंड में जाके मैं रिजेक्ट हो गई थी. मतलब रिक्रूटर का भी बहुत अच्छा ईमेल आया था कि हम आपको फिर से रीच आउट करेंगे 6 मंथ्स के बाद. बट लेकिन ये था कि उस टाइम हेड काउंट का भी कुछ इशू हो गया था, तो अब कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो राइट. लेकिन अपनी मेहनत कर सकते हैं. पर वहाँ पर भी मैंने अपनी स्किल्स डेवलप करी. मैं हमेशा से यही फोकस करती हूँ कि अपनी स्किल्स और लर्निंग्स काफ़ी से काफ़ी कर लूँ. तो फेसबुक डबलिन के प्रोसेस में मेरे इंटरव्यू की जो स्किल्स होती है वो इम्प्रूव हुई थी, कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुई थी. एंड देन फिर मेरा DSA और भी अच्छा हो गया था पहले से. लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, ये भी अच्छा हो गया था. तो फिर उसके बाद मुझे 2 और कंपनी से इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आई, फ्लिपकार्ट और एक्सपीडिया. सो मैंने हाँ. एक्सपीडिया क्रैक कर लिया था उस टाइम पे एज एन SD2, और फ्लिपकार्ट को भी मेरे पास SD2 का ऑफ़र आ गया था. तो मैंने फिर फ्लिपकार्ट ज्वाइन कर ली. तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे करियर में, बिकॉज फ्लिपकार्ट में मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल थी. वहाँ पर ओनरशिप बहुत अच्छी मिली थी मुझे. एंड मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट किया. एंड देन वहाँ पर मैंने सबको सीखा है मैसेजिंग क्यूज़ वगैरह, जो एक स्केल में काम नहीं करते हैं, वो सीखा. कितने बड़े स्केल पे राइट. इतनी बड़ी E-कॉमर्स एप्लीकेशन कैसे वर्क कर रही है. सो राइट. तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एट फ्लिपकार्ट, मतलब आपने कौन सी टीम में एग्जैक्टली काम किया, किस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताओगे. मैंने वहाँ की अकाउंटिंग टीम ज्वाइन की थी. तो मैं वहाँ पे उनका अकाउंटिंग के जो प्रोजेक्ट्स थे वो लीड मतलब मुझे ओनरशिप मिली थी एज एन SD2 वहाँ पर. तो उनकी एक इनवॉइस एप्लीकेशन है जो जनरेट करती है, वो मैं हाँ. देख रही थी. एंड देन वन पाइपलाइन थी मैसेजिंग क्यूज़ की, उसको ओन कर रही थी. तो वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत बिग डेटा भी सीखा, स्पार्क वगैरह पे काम किया. देन मैसेजिंग क्यूज़ पे भी काम किया था. देन मेरी बैकएंड और अच्छी हो गई थी, जावा, एजबेस, ये सब पढ़ा, रेडिस के बारे में पढ़ा, इन सब पे काम भी किया. मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल रहे थे कि अब एजबेस इतने बड़े स्केल में कोई प्रोडक्शन इशू आ जाता था तो समझ में आता था कि इतने बड़े स्केल पे चीज़ें स्पॉइल होंगी, मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा उसमें. तो उस केस में राइट. फिर उसके मिटिगेशन स्टेप्स किया, उसको हैंडल कैसे करना है. तो ये सब देखा कि स्केल पे कैसे कॉन्करेंट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल होती है इतनी बड़ी कंपनीज में. सो ये सब चीज़ें देखी कि कैसे चीज़ें करना है. डायरेक्ट आर्किटेक्ट्स के साथ मैं काम कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे ऊपर ज़्यादा लोग नहीं थे, तो आर्किटेक्ट थे, तो उनके साथ काम करके मैंने काफ़ी चीज़ सीखी थी. तो काफी लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था फ्लिपकार्ट में मेरा. काफी सही. ओके. अब फ्लिपकार्ट से माइक्रोसॉफ्ट की जर्नी के बारे में थोड़ा बताओगे, लाइक हाउ एग्जैक्टली यू शिफ्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट. मैंने आपको अपने पहले बताया था कि मेरा भाई भी है. तो मैंने जैसे फ्लिपकार्ट ज्वाइन करी, मुझे माइक्रोसॉफ्ट से कॉल आ गया कि चलो इंटरव्यू दे दो माइक्रोसॉफ्ट का. तो अब मैंने फ्लिपकार्ट ज्वाइन हाँ. कर ली थी. मैंने प्लान नहीं किया स्विच करेंगे, मैंने अपने भाई को रेफ़र कर दिया था माइक्रोसॉफ्ट के लिए. वो उस टाइम एग्जैक्ट में था. उस टाइम वो भी कोविड के टाइम पे उसके कैंपस में भी इतनी कंपनीज नहीं विजिट करी थी, तो उसको भी हाँ. स्विच करना ही था अच्छी कंपनी में. तो फिर उसने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया.
देन ही क्रैक्ड माइक्रोसॉफ्ट, मेरा भाई का माइक्रोसॉफ्ट हो गया। तो अब घर में मतलब ये था कि एक एक बच्चा है माइक्रोसॉफ्ट में, एक बच्चा है फ्लिपकार्ट में, तो दोनों कंपनीज का कल्चर देख रहे थे हम लोग, काम देख रहे थे। तब मुझे मतलब फ्लिपकार्ट से माइक्रोसॉफ्ट में आने में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी माइक्रोसॉफ्ट में कि यहाँ पे कल्चर वाइज बहुत अच्छी है माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पे आपके मैनेजर्स बहुत सपोर्टिंग होते हैं, कलीग्स बहुत सपोर्टिंग होती है, आपके टीम बहुत सपोर्टिंग होती है। तो लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज अ वेरी गुड कल्चर। मुझे लगता है मेरा यहाँ के पैशन और बढ़ गया है कोडिंग के लिए। लाइक मैं प्रॉब्लम्स को और अच्छे से देख पा रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। लर्निंग तो मुझे लगता है हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, मतलब यहाँ पे कुछ और आपके टूल्स यूज़ हो रहे होंगे पर इवेंचुअली कॉन्सेप्ट्स आर सेम। जो मैंने फ्लिपकार्ट में लर्न किया मुझे यहाँ पे बहुत काम भी आ रहा है और बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे कि मैं अच्छे से अब सोच लेती हूँ हाई लेवल डिज़ाइन वगैरह। ये ग्रेजुअली धीरे धीरे लर्न करके चीज़ें हुई। मतलब काफ़ी माइक्रोसॉफ्ट सही, भी ज्वाइन किया। फिर काफ़ी सही। मेनली मुझे कल्चर बहुत अच्छा लगा था माइक्रोसॉफ्ट का। मेरा भाई बताता था मुझे कि ओपीटी हो रही है, गोवा लेके जा रहे हैं, ये सब भी पर्क्स है, तो मेरा मन करा। फिर और ऊपर से मुझे फिर एनसीआर में भी शिफ्ट होना था, मेरी फ्लिपकार्ट की जॉब बैंगलोर में थी, सो आई शिफ्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट नोएडा एज एन SG2। ओके और जो जिनको ओबीटी नहीं बताया यार, आउटबाउंड ट्रेनिंग होती है तो लाइक साल में एक बार जनरली होती है। लास्ट ईयर हम भी गोवा गए थे ओबीटी के लिए। तो मतलब हर कंपनी में अलग अलग होता है। जैसे मेरा दोस्त भी फ्लिपकार्ट में था, वो मेघालय गए थे। तो मतलब होता है कंपनीज में सब चीज़ों का अलग अलग नाम होता है, बट हर जगह कुछ ना कुछ होता रहता है ये ट्रेनिंग रिलेटेड। एंड इसके बाद मतलब यहाँ तो सिमरन की पूरी माइक्रोसॉफ्ट तक की जर्नी खत्म होती है एंड अभी शी इज़ वर्किंग एज एन SG2 एंड आई थिंक उनको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। अब इसके बाद कोई आपका मैसेज हो किसी के लिए या फिर आपको कुछ शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं। सर मैं कहना चाहूँगी मेरी ये जर्नी में मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे जब मैं कॉलेज ज्वाइन कर रही थी तब भी मेरे कुछ रिलेटिव्स ने बोला था कि घर की लड़कियाँ बाहर नहीं जाती। सो देन माई फादर स्टूड अप फॉर मी। इनफैक्ट हम मिडिल क्लास थे तब भी तो उन्होंने मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद देन अभी माइक्रोसॉफ्ट में आके मतलब उन्होंने उनको कार लेनी थी जब हम पढ़ रहे थे, पर उन्होंने अपना वो सपना भी सेक्रीफाइस कर दिया था और कार नहीं ली थी। सो देन जब मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया एंड आई सेव्ड सम अमाउंट ऑफ मनी, तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को एक कार गिफ्ट की जो मेरा एक बकेट लिस्ट में था। सो दैट मोमेंट अपने पेरेंट्स को प्राउड देख के मुझे अच्छा लगा। सो आई थिंक कि हमें भी पेरेंट्स को पे बैक करना चाहिए, मतलब उन्होंने हमारे लिए इतना किया। तो एक तो बहुत छोटा सा जेस्चर था जो उन्होंने हमारे लिए किया, बट आई फेल्ट गुड एट दैट टाइम। काफ़ी अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। लाइक अपने पेरेंट्स को कार गिफ्ट करना वो एक काफ़ी लाइक कुछ भी गिफ्ट करना इन जनरल एक काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है एंड कार इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू गिफ्ट, राइट। तो आई फील आपको काफ़ी अच्छा लग रहा हो एंड वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके पापा को बहुत टाइम से चाहिए थी, बट अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करके जो पेरेंट्स करते हैं उन्होंने आपको पढ़ाया, आपको एक लाइक काबिल बनाया कि आप उनको वो चीज़ अब गिफ्ट कर पा रहे हो। सो कुडोस टू दैट। थैंक यू निशान। अब आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है। लाइक अभी कोई अगर लाइक अपने 3rd ईयर 4th ईयर में है, राइट, टेक Tier 3 कॉलेज में या फिर कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में या फिर एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे उनको वर्क कल्चर नहीं पसंद या काम इतना अच्छा नहीं है और उनको स्विच करना है, तो कुछ उनके लिए टिप्स वगैरह हूँ आपकी पूरी जर्नी से तो। सो मैं सबसे बड़ी टिप ये दूंगी, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। मतलब एक फेथ होना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट इन गॉड। उसके बाद अपनी हार्डवर्क बहुत अच्छे से करो। सो मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी कंपनी में तो वहाँ पर भी चीज़ें सीखो, ओनरशिप लो, वर्क एथिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अच्छे से काम करना चाहिए, सीखने का ट्राई करो। एंड देन अपनी जो DSA स्किल्स भी इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यूज़ के लिए, उस पर भी फोकस करो। राइट, मतलब अब यही होता है, देन एट दैट टाइम वीकेंड्स में मैं घूम नहीं पाती थी, तो मैं अपने वीकेंड्स भी सेक्रीफाइस किए DSA लर्न करने के लिए। जो अब अगर आप 3rd 4th ईयर में, तो जैसे अभी मार्केट की सिचुएशन सही नहीं है, तो ऐसा तब भी हुआ था जब मेरा भाई कॉलेज में था, तब भी कोविड की वजह से हायरिंग फ्रीज चल रही थी हर जगह। पर इवेंचुअली वो 6 महीने या 1 साल ही तक होती है, चीज़ें फिर से नॉर्मल आ जाती हैं। तो राइट, होप नहीं लूज़ करना चाहिए, हमें अपनी स्किल्स बढ़ानी चाहिए। अगर आप स्किल्ड हो तो आपको कंपनी ढूंढ नहीं लेगी, बिकॉज उनको भी स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। तो अपनी DSA पे राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको इंप्रूव करनी चाहिए, चाहे आप DSA से करो चाहे आप सिस्टम डिज़ाइन से करो। मतलब इंप्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये मैं कहना चाहूँगी सबको। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच सिमरन फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी लाइक इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट था पूरा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू निशांत फॉर इन्वाइटिंग मी। तो यार इतना ही था आज वाली वीडियो में। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।